हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हर जीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम जितना भी महिला पर्यवेक्षक के विषय में जितना भी अभी तक पढ़े हैं उसका एमसीक्यू लेकर आए हैं। जितना आप अभी तक पढ़े हैं उसको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप इस एमसीक्यू को सॉल्व कीजिएगा, तभी आपसे सॉल्व होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो कॉमन क्वेश्चन है वो तो मैं नहीं कराऊंगा, जो आप सभी वीडियो में देखते आए हैं, या हो सकता है आप पढ़ रहे होंगे सामान्य, जैसे कितने बच्चों को, कितने वर्ष तक के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा दी जाएगी, या कितने कौन कौन सी महिलाएं इसमें शामिल है, या कौन कौन सी महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं, या सेवाओं जो भी सेवा है उसका लाभ ले रही है, हितग्राही कौन कौन है, ये सभी क्वेश्चंस को मैं नहीं कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, सॉरी, सीक्वेंस थोड़ा गलत हो गया है, इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा, एडजस्ट कीजिएगा। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, जो आपके इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम योजना का उद्देश्य बच्चों को कई सेवाएं प्रदान करना है, उसमें से कौन सा नहीं है, देखिए मतलब प्रदान करना, इसमें से शामिल कौन कौन सा है। पहला स्कूली शिक्षा, पोषण सहायता और टीकाकरण। देखिए, अब आपको देखिएगा, मैं आपको पहले से क्वेश्चन बताया था कि सबसे पहले जो 6 सेवाएं होती है वो दी जाती है, तो स्कूल पूर्व जो शिक्षा है वो नहीं दी जाती, याद रखिएगा, स्कूल पूर्व शिक्षा नहीं दी जाती। तो क्या है, स्कूल पूर्व शिक्षा के बजाय क्या है, यहाँ पर शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। और शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को दी जाती है। शाला से पहले मतलब स्कूल जाने से पहले उनको जो अनौपचारिक शिक्षा जो आंगनबाड़ी केंद्र में दी जाती है, कहाँ पर दी जाएगी, ये दी जाएगी आंगनबाड़ी केंद्रों में दी जाएगी, याद रखिएगा। शाला पूर्व शिक्षा, जिसको आप क्या बोलते हैं, अनौपचारिक शिक्षा। जो स्कूल में शिक्षा ली जाती है उसको औपचारिक कहा जाता है, और जो स्कूल से बाहर, जैसे आप अपने वातावरण में, आप अपने परिवार में, दोस्त यार में, आंगनबाड़ी में जो आप शिक्षा लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं, जो कि 3 से 6 वर्षों में लिया जाता है। तो ये नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा है स्कूल पूर्व, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है पोषण सहायता, हाँ पोषण सहायता दी जाती है। और तीसरा क्या है, टीकाकरण। टीकाकरण भी है, तो तीसरा क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा मतलब आंसर इसका हो जाएगा विकल्प सी। तो आप देख सकते हैं, जो मैं आपको बताया था, पहला क्या है, पहला आपको बताया था जो आईसीडीएस की सभी योजनाओं को या सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में कितनी योजनाएं, कितनी सेवाएं दी जाती है, 6 प्रकार की सेवाएं दी जाती है, जिसमें सबसे पहला क्या है, टीकाकरण है। टीकाकरण याद रखिए, ये पूरे के पूरे हितग्राही को आपको याद रखना जरूरी है। टीकाकरण हमेशा गर्भवती महिला को लगेगा, और याद रखिएगा, और 6 वर्ष तक के बच्चों को, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को ही लगाया जाता है। जैसे जो गर्भवती महिला है उनको एक टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है 3रे महीने में और 7वें महीने में, वो आपको जैसे एग्जाम्पल की बात है। बाकी टीकाकरण का आपका अलग से एक वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। दूसरा जैसा है स्वास्थ्य जांच, याद रखिएगा, इसको अलग से मैं अब एमसीक्यू नहीं कराऊंगा, इसी में ही आपको बता दूंगा। स्वास्थ्य जांच, तो स्वास्थ्य जांच किसका किसका होगा, देखिए गर्भवती महिलाओं का होगा। और धात्री माता, धात्री माता कौन होते हैं, ऐसी माताएं जो, याद रखिएगा, जो अपनी किसी बच्चे का क्या कर रही है, उनकी देखभाल कर रही है। जरूरी नहीं कि बच्चे जो जो माता है बोल रहे हैं वो उसकी माँ हो, याद रखिए, जो भी उसकी देखभाल कर रही है वही क्या कहलाएगी, धात्री माता कहलाएगी। और तीसरा कौन है, इसमें हितग्राही कौन होंगे, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे ही स्वास्थ्य जांच के लिए क्या होंगे, हितग्राही होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, किशोरी बालिका इसमें नहीं आएंगी, याद रखिएगा। तीसरा है संदर्भ सेवा। संदर्भ सेवा मतलब जो बच्चे खतरे में है, मतलब जो विकलांग है बोल सकते हैं, या कोई गंभीर बीमारी है, उनको कोई जोखिम वाले बच्चे हैं, उनको क्या दी जाती है, हॉस्पिटल में विशेष प्रकार की क्या दी जाती है, कहीं भी उनको क्या दी जाती है, सेवाएं दी जाती हैं। तो देखिए, इसमें कौन कौन से आएंगे, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे आएंगे जो गंभीर रूप से कुपोषित है, निःशक्त बच्चे जो विकलांग है, और जोखिम वाले जो बच्चे हैं वो, और बीमार बच्चे, खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिला और शिशुवती महिलाएं आएंगी। इसमें याद रखिएगा धात्री माता इसमें नहीं आएगी, समझ रहे हैं। अगला देखते हैं पोषण, इसको पूरा डिटेल आपको देखना होगा तो मेरी क्लास 2nd वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें समझ आ जाएगा। चौथा देखते हैं पूरक पोषण आहार। पूरक पोषण आहार मैं आपको बता चुका हूं, याद रखिएगा, पूरक पोषण आहार में किशोरी बालिकाएं इस आईसीडीएस योजना के अंतर्गत नहीं आएंगी। जैसे कौन कौन आएंगी, गर्भवती महिला और शिशुवती में जो माताएं हैं वो, और 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे ही आएंगे पूरक पोषण आहार में। और वो भी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में आएंगे, और 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे को रेडी टू ईट और को जो भोजन है उनको घर में दिया जाएगा, और गर्भवती महिलाओं को भी दिया जाएगा, और शिशुवती महिलाओं को भी घर में ही उनको रेडी टू ईट भोजन दिया जाएगा, समझ रहे हैं। और स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, ये 15 से 45 वर्ष तक की महिलाएं होंगी, गर्भवती महिला, धात्री माता और किशोरी बालिका इसके लिए होंगी। इसको मैं डिटेल में अभी आपको स्वास्थ्य एवं पोषण वाला जब बताऊंगा चैप्टर,
और उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। अब शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, देखिए ये आपको मैं बता चुका अभी, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा केवल 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को दी जाती है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है, जो ये वाला चीज़ है, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपका बनेगा इससे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से याद करना है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक। तो चलिए अगला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। आंगनबाड़ी सहायिका के निम्न में से कौन से कर्तव्य है? मैं आपको बता चुका हूँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी जो सहायिका है उनके कामों को कर्तव्यों को मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए इनमें क्या पूछ रहा है, सहायिका के कार्य कौन कौन से, कर्तव्य कौन कौन से हैं। पहला, गांव से बच्चों को आंगनबाड़ी तक लाना, बिल्कुल सही, याद रखिए। सहायिका का काम क्या है, जो बच्चे घर में हैं उन बच्चों को घर से आंगनबाड़ी तक लाना, और मतलब जैसे मान लीजिए घर में है, घर से आंगनबाड़ी तक लाना और आंगनबाड़ी से वापस छुट्टी हो जाएगा तो घर तक छोड़ना, ये किसका काम है, याद रखिएगा, सहायिका का काम है। दूसरा, खाना पकाना और बच्चों और माताओं को परोसना, ये भी सही है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सहायिका है उनका मेन काम क्या है, पहला काम है उनका वही आंगनबाड़ी केंद्र तक लाना और केंद्र से उनको फिर से घर छोड़ना, खाना बनाना, खाना परोसना। उसके अलावा ये जो सफाई है वहाँ पर, जो केंद्र है वहाँ पर सफाई की देखरेख करना, मतलब सफाई करना। उसके साथ साथ जैसे बच्चों के बैठने के लिए क्या करना, वहाँ पर दरी बिछाना, ये सभी काम किसका है, याद रखिएगा, सहायिका का ही काम है। तीसरा देखेंगे तो स्वास्थ्य घटकों में पीएससी कर्मचारियों की क्या करना, जो सहायता करना, जो स्वास्थ्य कर्मचारी है जो उनकी क्या करना, सहायता करना बोल रहा है, याद रखिएगा। तो याद रखना ये काम किसका है, सहायिका का नहीं है, ये काम किसका है, याद रखिए, कार्यकर्ता का है। जो स्वास्थ्य कर्मचारी है उनकी सहायता नहीं करते, कौन, सहायिका। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला और दूसरा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन से जो कार्य है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के नहीं है, ठीक। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, तो देखिए जहां पर स्वच्छता वाली बात आए तो वहां पर याद रखेगा वो काम केवल और केवल सहायिका का ही होगा। तो जो स्वच्छता वाला काम, याद रखेगा, ये महिला कार्यकर्ता, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, ये करवाती है किससे, सहायिका से, लेकिन खुद करती नहीं है। तो पहली बात, बच्चों का टीकाकरण, हाँ सही बात है, जो जितनी 6 प्रकार की सेवाएं दी जा रही है एक आंगनबाड़ी केंद्र में आईसीडीएस की योजनाओं को पूरा लागू करने के लिए, वो 6 प्रकार की जो सेवाएं हैं उसको याद रखिएगा, लागू करने का, लागू मतलब उसका जितना भी आंगनबाड़ी केंद्र में जो जो उनको सेवाएं दी जा रही है उनको प्रॉपर तरीके से संचालित करने का काम किसका रहता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का रहता है। तो टीकाकरण है उसमें से एक सेवा में, मतलब ये सही है। अनौपचारिक शिक्षा आपको बता चुका हूँ, जो स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा होती है वो भी कहाँ, आंगनबाड़ी केंद्र में दी जाती है, मतलब ये भी उसका एक कार्य है। तीसरा, स्वास्थ्य शिक्षा भी बताया था, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा जो है ये भी एक प्रकार की सेवा है। तो क्या स्वच्छता है, क्या नहीं, ये किसका काम है, ये है सहायिका का काम है, ठीक। तो आंसर इसका हो जाएगा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। 2 अक्टूबर 1975 को निम्नलिखित विकास खंडों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में समेकित बाल विकास योजना को प्रारंभ किया गया। कहने का मतलब कितने, जो जब 1975 2 अक्टूबर 1975 को जब आईसीडीएस शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा जिस दिन 2 अक्टूबर 1975 को आईसीडीएस शुरू किया गया था उसी दिन याद रखिए आंगनबाड़ी केंद्र भी उसी दिन संचालित किया गया, ठीक। क्योंकि जो आईसीडीएस है इसकी योजनाओं को, जो भी इसकी योजना है, जो भी इसके उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए जो 6 सेवाएं चालू की गई थी वो 6 सेवा आखिर कहाँ दिया जाता, आंगनबाड़ी केंद्र में ही दिया जाता। तो कितने विकास खंड में, याद रखिएगा, आईसीडीएस को हम क्या बोल सकते हैं, याद रखिए आईसीडीएस जो है वो कहाँ पर संचालित किया जाता है, हर विकास खंड में होगा एक आईसीडीएस। तो आप ये भी बोल सकते हैं जब 1975 में आईसीडीएस लाया गया तो कितने विकास खंड के लिए आया, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जब लाया गया तो कितनी परियोजना चलाई गई आईसीडीएस की, क्योंकि एक परियोजना एक विकास खंड के लिए लाया गया था। तो आप ये बोल सकते हैं कि उस समय जब आया था 1975 में, तो याद रखिएगा 33 विकास खंड में इसको लागू किया गया था, 33 विकास खंड में। या आप इसको ये बोल सकते हो कितनी परियोजना थी, कुल 33 परियोजना थी। और जब उस समय इसको लाया गया था आईसीडीएस को, तो कितने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए लाया गया था, तो 4891 आंगनबाड़ी केंद्र में। क्योंकि एक आईसीडीएस जो परियोजना है वो एक विकास खंड के लिए लाया जाता है, उस समय भी लाया गया था। तो एक विकास खंड के अंतर्गत कई सारे आंगनबाड़ी केंद्र हो सकते हैं, याद रखिए। क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र को खोलने का मापदंड आपको पता है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 400 से 800
400 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाता है। और अगर मैं बात करूं अनुसूचित क्षेत्र की या ग्रामीण जो दुर्लभ क्षेत्र की, वहां पर 350 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब एक विकास खंड के लिए लाया गया था ICDS, तो वहां पर कई सारे, उस विकास खंड में तो कई सारे आंगनबाड़ी केंद्र होंगे, इसलिए 33 कितना था, 33 विकास खंड में या 33 परियोजना लाया गया था। और कितने आंगनबाड़ी केंद्र थे उस समय, 4,891। समझ रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्तमान की, अगर मैं बात करूं वर्तमान में आपके भारत में कितने ICDS परियोजना संचालित है, तो याद रखिएगा वर्तमान में आपके भारत में 7,075 परियोजना या कितने आंगनबाड़ी केंद्र में संचालित है, ऐसे याद रखिएगा। वर्तमान में भारत में 7,075 ICDS परियोजना क्या है, संचालित है। और टोटल कितना आंगनबाड़ी केंद्र है, तो याद रखिएगा 13.91 लाख। तो जो मैं आपको 2 दिन पहले बताया था, उस डाटा को आप सुधार लीजिएगा कि आपको मैं बताया था 13.87 लाख बताया था आंगनबाड़ी केंद्र, इसको सुधार लीजिएगा। फिर अपडेट हो चुका है 13.91 लाख कितना है आंगनबाड़ी केंद्र है आपके भारत में, इसको आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। मतलब आपको बताना है कि क्या जो जो माह या त्यौहार मनाया जाता है वो कौन कौन से माह में मनाया जाता है, ये आपको बताना है प्रत्येक वर्ष। तो पहला देखिए वजन त्यौहार, तो वजन त्यौहार दिया है प्रत्येक वर्ष अगस्त माह में। तो अगर आप देखेंगे तो 2021 में मैं बात कर रहा हूँ वजन त्यौहार की, 2021 में वजन त्यौहार मनाया गया था 7 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक। कब मनाया गया था, 7 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक। और अगर मैं 2022 की बात करूं, 2022 की बात करूं तो पोषण जो वजन त्यौहार है वो मनाया गया है 1 से लेके 13 अगस्त तक का मनाया गया है। समझ रहे हैं। 2021 में 7 से लेकर 15 जुलाई तक मनाया गया और 2022 में 1 से लेकर 13 अगस्त तक का मनाया गया। तो क्या ये कहना सही होगा कि प्रत्येक वर्ष जुलाई में मनाया जाता है या अगस्त में मनाया जाता है? नहीं, इसका टाइम जो है वो माह जो है डिफरेंस हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा ये अगस्त आपके जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास ही मनाया जाता है। तो क्या प्रत्येक वर्ष अगस्त में मनाया जाता है क्या? नहीं, याद रखिए। तो पहला है वजन त्यौहार गलत है। दूसरा पोषण माह, पोषण माह मैं आपको बता चुका हूँ, कल ही की वीडियो में आपको बता चुका हूँ पोषण माह कि पोषण माह हर, याद रखिएगा, हर साल जो है सितंबर माह में मनाया जाता है पोषण माह। तो इस बार 2022 में कब मनाया गया था पोषण माह? जो आपका पोषण माह है वो इस बार मनाया गया था 1 से लेके 30 सितंबर तक मनाया गया था। प्रत्येक वर्ष याद रखिएगा 1 से लेके 30 सितंबर तक क्या मनाया जाता है? पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। और पोषण सप्ताह याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं पोषण सप्ताह का, तो पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से लेके 7 सितंबर को मनाया जाता है पोषण माह। और जिस दिन 30 सितंबर को पोषण माह समाप्त होता है, 30 सितंबर को, उसी दिन किस रूप में मनाया जाता है? पोषण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कौन से रूप में? पोषण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक। और अगला देखेंगे, अगर ये याद रखिएगा, तीनों को आपको याद रखना है। अगर देखेंगे आप पोषण पखवाड़ा, तो पोषण पखवाड़ा इसका भी मेन उद्देश्य क्या है? जन आंदोलन से या जन भागीदारिता से क्या करना, लोगों को क्या करना, जागरूक करना। ठीक। तो वो किसके प्रति? पोषण के प्रति, मतलब कुपोषण को दूर करने के प्रति क्या करना, जागरूक करना। तो पोषण पखवाड़ा ये हर साल अगर आपको बोला जाए कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है मार्च से लेके अप्रैल के बीच में, मार्च और अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। तो इस बार 2023 में कब मनाया गया? तो 2023 में मनाया गया था, याद रखिए, 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक मनाया गया था। इस डेट को आपको याद रखना है। ठीक। मार्च से लेकर अप्रैल, मतलब 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक का इस बार का 2023 का मनाया गया है पोषण पखवाड़ा। तो क्वेश्चन है कौन सा सही नहीं है? तो याद रखना है आपको वजन त्यौहार सही नहीं है, क्योंकि वजन त्यौहार जुलाई अगस्त कभी भी, कौन से भी समय में, कभी भी, किसी भी वर्ष मनाया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सक्षम आंगनबाड़ी एवं सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। ठीक। इसका नाम ICDS का नाम बदलकर किया गया है सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा का लाभ निम्न में से किसे नहीं मिलेगा? अगर क्वेश्चन आया कि देखिए सक्षम आंगनबाड़ी 2.0 मैं आपको बता चुका हूं, इसका याद रखिए नाम बदलकर ICDS कहा जाता है कि ICDS का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? 2.0। बट एक्चुअल में जो 2.0 है, याद रखिए, दो जो योजनाओं है उसका एक प्रकार से सम्मिलित रूप है। दो योजना मतलब जो पूरक पोषण आहार है, जो पूरक पोषण आहार उसको मिलाकर, प्लस आपको बताया था राष्ट्रीय पोषण मिशन, राष्ट्रीय
पोषण अभियान या पोषण मिशन चलाया गया था मोदी जी के द्वारा, याद रखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू नामक क्षेत्र से उसको शुरू किया गया था। तो इन दोनों का ही सम्मिलित रूप एक्चुअल में क्या है, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, जिसको लागू किया गया था 1 अगस्त 2022 से। लागू कहने का मतलब जो राष्ट्रीय पोषण मिशन है उसका नवीन स्वरूप लागू किया गया 1 अगस्त 2022 से, और इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, 2.0, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 रख दिया गया। अब इसमें जो स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा है, जो आपको मैं 6 सेवा बताया हूँ, एक्चुअल में आईसीडीएस का नाम ही बदल कर रख दिया गया है। तो जो 6 सेवाएं दी जाती है आंगनबाड़ी केंद्र में, उसमें से एक सेवा है स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा। तो कौन कौन सी या किसको नहीं दी जाती, याद रखिएगा। पहला है शिशुवती माताएं। अब देखिए मैं आपको इसी में से दिखा देता हूँ किसको किसको दी जाती है, आप इसको अच्छे से देखिएगा, पहले आप समझ लीजिएगा, मैं अभी आपको दिखाया था। देखिए स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा किसको किसको दी जाती है, पहला 15 से 45 वर्ष की माता जो महिलाएं हैं उनको दी जाती है, और दूसरा है गर्भवती महिलाओं को दी जाती है, धात्री माताओं को दी जाती है, और कुछ किशोरी बालिकाओं को दी जाती है। याद रखिएगा स्वास्थ्य एवं पोषण के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो नहीं आएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगर हम ऑप्शन देखेंगे इसमें क्या आएगा, तो देखिए ये वाला, तो देखिए पहला शिशुवती माताएं हैं, दूसरा है 15 से जो 45 वर्ष की महिलाएं हैं वो भी इसमें आती है, तीसरा है किशोरी बालिका, ये भी आती है, और चौथा है धात्री माता, ये भी आती है। तो चारों ही आंसर सही हैं, मतलब उपरोक्त सभी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। बच्चों में वृद्धि निगरानी का सही पैमाना क्या है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। देखिए मैं आपको कल बता चुका था वृद्धि निगरानी के अंतर्गत एक क्या किया जाता है, एक प्रकार से एक चार्ट रहता है, और एक यहाँ पर आपका एक ऐसे, मैं इसको रंग से ना करके मैं कुछ इसको दूसरे रंग में कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। एक वृद्धि निगरानी मतलब अगर आप बच्चे की निगरानी कर रहे हो, उसका हाइट बढ़ रहा है कि नहीं, उसका वजन बढ़ रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ की निगरानी कर रहे हो, तो उसके लिए क्या देखा जाता है, उसके लिए सबसे पहले आपका देखा जाएगा कि सही में उसकी वेट जो है बढ़ रहा है कि नहीं, उम्र के साथ साथ ये सबको देखा जाता है। तो देखिए एक सेकेंड, जैसे ये मान लीजिए ये एक ग्राफ है, ठीक। तो वृद्धि निगरानी के अंतर्गत देखने के लिए क्या बनाया जाता है, सबसे पहले वृद्धि चार्ट बनाया जाता है। कल के क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आपको वीडियो में वृद्धि चार्ट। और वृद्धि चार्ट में कितना कलर होता है, याद रखिएगा, वृद्धि चार्ट में 3 कलर होता है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ऊपर में रहता है, याद रखिएगा, जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तब आपको उसमें मिलेगा एक कलर मिलेगा, जिस यहाँ पर ऐसे रहेगा, यह है ग्रीन कलर। ठीक, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा, याद रखिएगा ग्रीन कलर है ये। यहाँ पर क्या रहता है, ग्रीन कलर ऐसे, और नीचे अगर बीच में आएंगे तो बीच में आपको मिलेगा यहाँ पर येलो कलर ऐसे कुछ इस प्रकार, और अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार से रेड कलर का मिलेगा, ऐसे ये ऐसे कुछ रेड कलर मिलेगा कुछ इस प्रकार। तो 3 याद रखिएगा, 3 कलर दिया जाता है वृद्धि चार्ट में। तो अगर आप बच्चे को लेकर आए हैं, उसका उम्र अगर मान लीजिए 4 साल है और उस 4 साल के अनुसार उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो उसको किस में रख दिया जाता है, याद रखिएगा, वजन अगर कंटिन्यू घट रहा है तो उसको किस में रख दिया जाएगा, रेड लाइन में रख दिया जाएगा यहाँ पर, और इसको कहा जाता है गंभीर स्थिति कहा जाएगा, गंभीर स्थिति। और बच्चे का वजन अगर सामान्य बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलोगी आप यहाँ पर, उसको बोल, ये वाला बोले जिसको मध्यम स्थिति है बच्चे का। और अगर बच्चे का वेट अगर उम्र के साथ साथ बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, उसको आप क्या बोलोगे, सामान्य स्थिति बोलेंगे। समझ रहे हैं। तो इस सभी में मेनली जो आपका उम्र बढ़ रहा है उसमें क्या देखा जाता है कि बच्चे का उम्र के साथ साथ वजन बढ़ रहा है या नहीं, ये देखा जाता है। याद रखिएगा, वजन को मैं आप जो बताया था उसमें मेनली आपका क्या देखा जाता है, वजन ही देखा जाएगा। तो उम्र बढ़ना ये गलत हो जाएगा, उम्र का बढ़ना ये वृद्धि निगरानी के अंतर्गत सही पैमाना नहीं है। लंबाई का बढ़ना ये भी सही पैमाना नहीं है। तो क्या वजन का बढ़ना है, हाँ याद रखिएगा वजन का बढ़ना। जैसे बच्चे मान लीजिए 4 साल के हैं, मैं आपको बताया था कि एक बच्चा जैसे 3 से 2.5 से साढ़े, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका वेट कितना होता है, 2.5 से लेकर 3.5 kg तक का होगा। और जैसे ही वो 5-6 महीने का होगा 5 महीने का होगा, उसका वेट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अगर मान लो वो नहीं हो रहा है डबल या उससे बहुत कम है उसका वेट, तो उसको क्या रख दिया जाएगा, मध्यम या गंभीर स्थिति में रख दिया जाएगा। तो वजन को ही मेनली देखा जाता है वृद्धि निगरानी के अंतर्गत। तो चलिए अगला देखते हैं। ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, समझिएगा, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम की मैं बात कर रहा हूँ। अभी कौन से पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया, तो जब आईसीडीएस आया था, आईसीडीएस ये कब आया था, 2 अक्टूबर 1975 को आया आईसीडीएस। तो जब ये 2 अक्टूबर 1975 को आया, उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, याद रखिएगा, उस समय
कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, अगर क्वेश्चन आया तो देखिए उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 1975 में, 74 से 78 में चला, तो याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। लेकिन एक कार्यक्रम चलाया गया था ग्रामीण महिला और बच्चों के विकास के लिए, वो चलाया गया था, याद रखिएगा 9वीं योजना में चलाया गया था। कौन सी कार्यक्रम चलाया गया था? ग्रामीण जो महिला है और उनके जो बच्चे हैं उनके क्या करने के लिए, सभी बच्चों के विकास के लिए कार्यक्रम चलाया गया था, 9वीं योजना में चलाया गया था। इन दोनों को याद रखना है। तो ICDS 5वीं योजना में और ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम चलाया गया था 9वीं योजना में। चलिए अगला देखते हैं। महिला पर्यवेक्षक की भर्ती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए महिला पर्यवेक्षक अभी वर्तमान में 440 पोस्ट है। वर्तमान में कितना पोस्ट है? 440। 440 में खुली भर्ती के तौर पर 50% सीट है, मतलब 220 सीट रिजर्व रख दिया गया है। क्या है ये? खुली भर्ती के तौर पे। और दूसरा अगर मैं बात करूँ परिसीमित मतलब जो पहले से ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, वो अगर पेपर दिलाएंगे तो याद रखिएगा 50% उनके लिए, मतलब 220 सीट उनके लिए क्या कर दिया गया है? रिजर्व रख दिया गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना भी अगर महिला सुपरवाइजर की अगर वैकेंसी आती है उसमें परिसीमित भर्ती में 50% सीट केवल और केवल किसके लिए रख दिया जाता है? कार्यकर्ता के लिए। याद रखिएगा सहायिका जो है, जो आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में काम कर रही है, वो परिसीमित पेपर नहीं दिला सकते, वो खुली भर्ती में पेपर दिलाएंगे। तो परिसीमित भर्ती के तहत केवल और केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही एलिजिबल है। तो टोटल जितना भी पोस्ट आता है उसका 50% केवल कार्यकर्ता के लिए रख दिया जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तब आप विकल्प को देखिए। पहला क्या है कि परिसीमित भर्ती के तहत कुल सीट का 50% आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायकों के लिए आरक्षित कर दिया जाता है। गलत, मैं क्या बताया? केवल और केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। दूसरा, परिसीमित भर्ती के तहत कुल सीट का 50%, ये तो यहाँ तक सही है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षित रखा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर परिसीमित भर्ती के तहत कुल सीट का कुछ सीट, जितना विभाग चाहे, गलत है, जितना विभाग चाहे नहीं, 50% ही रखा जाएगा। यहाँ पर भी जितना विभाग चाहे बोला है, यहाँ पर भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार 5 वर्ष तक के बच्चे में, जो बच्चे हैं उसमें कुपोषण से ग्रसित बच्चों का प्रतिशत राज्य में और भारत में निम्नानुसार है। कितना है आपको बताना है। ठीक, कहाँ? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार, याद रखिए। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार आपका पिछले बार क्वेश्चन बना था, याद रखिएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार पिछले बार जब आप एक आंगनबाड़ी का एग्जाम दिलाए थे उसमें बना था कि कितना परसेंट है। तो अगर आप नेशनल फैमिली हेल्थ अगर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार अगर आप देखेंगे तो राज्य में देखेंगे तो आपके राज्य में 37.7% कुपोषण है। और अगर आप भारत में देखोगे तो भारत में 35.7% कुपोषण था उस समय, याद रखिएगा। मतलब राज्य में ज़्यादा था, राज्य में कुपोषण स्तर ज़्यादा था। और कुपोषण कब? 5 वर्ष तक के बच्चे में। अगर मैं बात करूं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार, तो 5 के अनुसार राज्य में अब हो गया है 31.3% आपका कुपोषण दर और भारत में है 32.1%। तो अब राज्य की स्थिति जो है वो अगर औसत अगर आप देखेंगे राष्ट्र की स्थिति में, तो अगर भारत की स्थिति में, तो राज्य की स्थिति काफ़ी सुधर गई है। तो पहले 37.7% था, याद रखिएगा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार, और वर्तमान में है आपके राज्य में 31.3%। और 4 के अनुसार कितना था? 35, ये तो आपका ये राज्य का है, सॉरी इसको मैं राज्य लिख दिया हूँ, ये आपका भारत की बात है ना, भारत की बात है। भारत में याद रखिएगा उस समय नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 35.7% था, अब होकर सुधर कर हो गया है कितना? 32.1%। इंपॉर्टेंट डाटा है, सेम क्वेश्चन आपका पिछले बार पूछा गया था इससे 2000, मतलब जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार आपका क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है इस बार आपके 5 के अनुसार क्वेश्चन आ जाए, तो याद रखिए डाटा को, एग्जैक्ट डाटा आपको याद रखना है, क्योंकि पिछले बार भी एग्जैक्ट डाटा आपको दिया था, पॉइंट में डिफर कर दिया था, लेकिन आपको क्वेश्चन को जो भी आपका आंसर उसको पॉइंट में आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला।
कितने दिनों के भीतर मृत्यु होने पर उसे क्या कहा जाता है। देखिए, मैं अपने सभी वीडियो, जितने भी वीडियो बताया हूँ सब चीज़ मैं बता चुका हूँ, एक एक चीज़ों में आपको बता चुका हूँ कि कितने दिन के भीतर, जन्म के कितने दिन के भीतर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको नवजात शिशु या बाल मृत्यु दर कहते हैं, ये सब बता चुका हूँ। तो याद रखिएगा, अगर बच्चा जन्म लिया है और जन्म के 28 दिन के भीतर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, कितने, जन्म के 28 दिन के भीतर, तो उसे नवजात मृत्यु दर कहा जाता है, सही है। और अगर बच्चे का जन्म के 1 वर्ष के भीतर अगर मृत्यु हो जाए तो उसको शिशु मृत्यु दर कहते हैं, ये भी सही है। और अगर बच्चे के जन्म के 5 वर्ष के भीतर अगर बच्चे की मौत हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उसको क्या कहा जाता है, बाल मृत्यु दर कहते हैं। और अगर मातृ, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि मातृ मृत्यु दर किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा प्रसव, प्रसव मतलब जिस समय उनका डिलीवरी हुआ रहता है उस समय प्रसव की बात है। और गर्भपात, मान लो अगर वो अबॉर्शन करवा रहे हैं, गर्भपात करवा रहे हैं, याद रखिएगा, तो प्रसव और गर्भपात के अगर 42 दिनों के भीतर अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो इसको मातृ मृत्यु दर कहते हैं। तो चारों सही हैं, याद रखिए। इसमें मैं विकल्प के तौर पर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं दिया हूँ, बस बताने का एक था कि आपको ये चारों को याद रखना है। तो नवजात मृत्यु दर 28 दिन के भीतर जन्म से ना, और शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष के भीतर, बाल मृत्यु दर 5 वर्ष के भीतर, और मातृ मृत्यु दर प्रसव या गर्भपात के 42 दिन के भीतर अगर हो जाए तो उनको कहते हैं। चारों याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होना चाहिए। अगला देखते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनबाड़ी सहायिका के सेवानिवृत्त होने पर उसे कितनी सहायता राशि दी जाती है। तो याद रखिएगा, अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेवानिवृत्त होते हैं अपने, तो उनको याद रखिएगा, उनको एक प्रकार से सहायता के रूप में 50,000 रुपये दिया जाता है। किनको, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, किसको, कार्यकर्ता को दिया जाता है, कितना, 50,000। और सहायिका को दिया जाता है, याद रखिए, 25,000 रुपये सहायिका को दिया जाता है, उसका जस्ट आधा दिया जाता है। तो क्या है, कार्यकर्ता को कितना दिया जाएगा, 50,000, और सहायिका को कितना दिया जाएगा, 25,000 रुपये दिया जाएगा। चलिए, और याद रखिएगा, इसके अलावा अगर उनकी मृत्यु हो जाए, अगर इनकी मृत्यु हो जाए, सहायिका की और कार्यकर्ता और सहायिका दोनों की अगर मृत्यु हो जाए, तो याद रखिएगा दोनों को ही 50,000 रुपये दिया जाता है। तो इस स्थिति में 50 और 25 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका दोनों को कितना दिया जाएगा, 50,000 रुपये दिया जाता है, समझ रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ, उनके लिए एक स्पेशल ड्रेस कोड बना रहता है। हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के लिए आप देखे होंगे कि स्पेशल ड्रेस बना रहता है। तो उस स्पेशल ड्रेस के लिए उनको प्रति वर्ष, मैं बता चुका हूँ, खैर तो भी सुन लीजिए, प्रति वर्ष उनको याद रखिएगा एक नग के हिसाब से 500 रुपये, याद रखिएगा, प्रति नग के हिसाब से दिया जाता है। और एक साल में उनको कितना, 2 ड्रेस के लिए, अर्थात 2 नग ड्रेस के लिए पैसा दिया जाता है, कितने, प्रति वर्ष। तो एक साल में उनको कितना दिया जा रहा है, देखा जाए तो एक साल में उनको 1,000 रुपये दिया जा रहा है, क्योंकि एक नग ड्रेस के लिए 500 रुपये, तो 2 नग के लिए कितना हो जाएगा, 1,000, और साल में केवल 2 ही दिया जाता है। तो याद रखिएगा, प्रतिवर्ष उनको गणवेश के लिए बोल सकते हैं या ड्रेस के लिए कितना दिया जाता है, 500 रुपये प्रति नग के हिसाब से केवल 2 ड्रेस का ही पैसा दिया जाता है। अगला देखते हैं, चलिए। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, अभी पूरा डिटेल आपको बताया था के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए, इसकी शुरुआत कब हुई, 1 अगस्त 2022 को, बिल्कुल सही, अभी बताया हूँ। लाभान्वित किशोरियों की उम्र को बढ़ाकर 14 से 18 वर्ष तक कर दिया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। पहले जब ये राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018 लाया गया था, तो पहले जो किशोरी थे वो लाभान्वित किशोरी, तो उनका एज क्या था, याद रखिए, उनका एज था 11 से 14 वर्ष तक का था उनका एज, केवल 11 से 14 वर्ष। लेकिन अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 14 से 18 वर्ष तक का कर दिया गया है। तीसरा, इसका प्रमुख उद्देश्य बाल कुपोषण पर लगाम लगाना, सही है, तथा आंगनबाड़ी केंद्रों के आधारभूत संरचना में सुधार करना है, बिल्कुल सही, याद रखिए। चौथा है, इसे केंद्र सरकार के कौन से वित्त आयोग में इसको सिफारिश किया गया, इंपॉर्टेंट, मैं बता चुका हूँ, कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ। 15वें वित्त आयोग में कौन से वित्तीय वर्ष 21-22 से 25-26 के लिए स्वीकृति दी गई है, मतलब चारों ही सही हैं। देखिए, यहाँ पर मैं विकल्प नहीं रखा हूँ, इसमें समझिएगा, मैं आपको केवल समझाने के मोटिव से यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कौन सा गलत होगा, बस यहाँ पर लिखा गया है, मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि कौन कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो चारों के चारों सही हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसमें 2.0 को इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा, क्यों, क्योंकि इस बार स्पेशल आपका 2.0 दिया गया है आपके सिलेबस में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं।
बच्चों में वृद्धि स्तर को दर्शाने के लिए वृद्धि चार्ट में कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो अभी मैं आपको बताया था 3 रंग का प्रयोग किया जाता है। कुछ इस प्रकार यहाँ पर क्या रहता है, लाल रहता है, और अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे इस प्रकार क्या रहता है, यहाँ पर पीला कलर का यूज होगा, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार हरे रंग का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो कितना 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है, सामान्य स्थिति, मध्यम स्थिति, गंभीर स्थिति। तो कौन कौन सा, हरा, पीला और लाल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा हरा, पीला और लाल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है किन परिस्थितियों में बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति को गंभीर जोखिम भरा माना जाता है। ठीक, तो देखिए 3 स्तर मैं आपको बताया हूँ, फिर से बता देता हूँ। वृद्धि चार्ट में आपको बताया हूँ कुछ इस प्रकार। ये वाला क्या होता है, यहाँ पर जो रहता है उसको गंभीर स्थिति। तो गंभीर स्थिति आप किसको बोलेंगे? तो देखिए एक सामान्य बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका जो वेट होता है वो होता है 2.5 से लेके 3.5 kg तक का होता है उसका वेट। कितना? 2.5 से लेकर 3.5 kg। और अगर उसका वेट जो है 2.5 से कम है तो वो मध्यम जोखिम वाला माना जाएगा, मध्यम जोखिम वाला है अगर वो बच्चा। लेकिन अगर उसका वेट जो है 2 किलो से अगर 2 kg से कम है तो उसको आप किसके रूप में, किस में रखेंगे? गंभीर, याद रखेगा, गंभीर स्थिति में रखेंगे अगर उसका वजन 2 किलो से कम है। तो पहली बात, किसको आप गंभीर जोखिम में रखेंगे? यदि जन्म के समय बच्चे का वजन 2 kg से कम है, मतलब ये सही है। दूसरा, शिशु का वजन लगातार 3 माह से नहीं बढ़ रहा है, सही बात है। अगर मान लो अगर बच्चा जो है जन्म लिया, एक बात की बात है, मान लो अगर बच्चे का वेट जो है 5 माह में हो गया कितना, मान लो 6 kg का, कितना? 5 माह में 6 kg का हो गया। अब पता चल रहा है कि 8 माह तक वो 6 kg का है, लगातार 3 माह में वृद्धि नहीं हो रही है। कहने का मतलब अब वो किस में आ गया? गंभीर जोखिम वाली स्थिति में आ गया, मतलब ये भी सही है। तीसरा, अगर देखिए ये तो है 3 माह तक कंटिन्यू नहीं बढ़ रहा है, और यहाँ पर दिया समस्या ये है कि अगर मान लीजिए बढ़ तो रहा है नहीं, लेकिन अगर 2 महीने से लगातार कम ही हो रहा है, जैसे 5 महीने में 6 किलो था तो 7 महीने में अब पता चले वो 6 नहीं 5.5 kg का हो गया, मतलब और उसका वेट कम हो रहा है लगातार 2 महीने से, तो इसको भी गंभीर स्थिति माना जाएगा। और चौथा क्या है? उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। ठीक, यही क्वेश्चन आपके पिछले बार के सुपरवाइजर में पूछा गया था। चलिए अगला देखते हैं। रेडी टू ईट फूड, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, याद रखिए रेडी टू ईट फूड में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है रेडी टू ईट फूड में? तो आपको मैं बता चुका हूँ रेडी टू ईट फूड में क्या क्या दिया जाता है एक आंगनबाड़ी केंद्र में। तो देखिए क्या क्या दिया जाएगा, गेहूं दिया जाता है रेडी टू ईट फूड के तहत, बच्चों को दिया जाता है, महिलाओं को दिया जाएगा। याद रखिएगा जो 6 माह से 6 वर्ष तक के 6 माह से जो 3 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको दिया जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ, याद रखिएगा, आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा। किसको किसको रेडी टू ईट फूड दिया जाता है, कौन कौन से हितग्राही इसके लिए लाभान्वित है, मतलब कौन कौन से जो है रेडी टू ईट फूड का क्या कर रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। तो पहला क्या है, क्या क्या दिया जाता है उसमें पैकेट में? तो पहला गेहूँ दिया जाएगा, दूसरा दिया जाता है चना दिया जाएगा, तीसरा इसमें क्या दिया जाता है पैकेट में भर के, शक्कर दिया जाएगा, याद रखिएगा। चौथा दिया जाता है सोयाबीन, चौथा क्या दिया जाता है, सोयाबीन दिया जाता है। पांचवा दिया जाता है सोयाबीन का तेल, याद रखिएगा, ठीक है, सोयाबीन का तेल दिया जाएगा, और किसी का तेल नहीं रहेगा, केवल और केवल सोयाबीन का तेल रहेगा। और क्या दिया जाएगा, फल्ली दाना, क्या दिया जाएगा, फल्ली दाना, जिसको आप मूंगफली भी बोलते हैं। और लास्ट में दिया जाता है रागी। तो 1 2 3 4 5 6 7, केवल 7 ही प्रकार का, याद रखेगा, रेडी टू ईट फूड उनको दिया जाएगा। तो क्या नहीं दिया जाएगा, याद रखिएगा, गुड़ जो है रेडी टू ईट फूड में नहीं दिया जाता। गुड़, ये जब आप आंगनबाड़ी केंद्र में जाते हैं तो गर्म भोजन जब आपको दिया जाता है, परोसा जाता है, तो गर्म भोजन के साथ साथ आपको गुड़ दिया जाता है। लेकिन वो रेडी टू ईट फूड नहीं रहता है, वो गर्म भोजन आपके आंगनबाड़ी केंद्र में ही बनाया जाता है। तो इसमें से गेहूँ, चना, शक्कर, सोयाबीन चारों है, सही है। ये शामिल, मतलब ये शामिल है, कहने का मतलब अगर आप विकल्प में देखा जाए तो ये गलत है, ठीक, क्योंकि ये शामिल रहता है रेडी टू ईट फूड में। सोयाबीन का तेल, चना, गुड़, देखिए गुड़ आ गया, कहने का मतलब यहाँ पर ये आएगा नहीं, मतलब ये क्या है, सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ये शामिल नहीं रहता रेडी टू ईट फूड में। अब फल्ली दाना, गेहूँ, चना, रागी, ये तो रहता ही है, मतलब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा, उपरोक्त दिए, तो बी इसका आंसर सही हो जाएगा, गुड़ नहीं दिया जाता। अगला देखिए, समेकित बाल विकास योजना ICDS का प्रमुख क्रियान्वयन अधिकारी कौन होता है? मैं आपको पूरा डिटेल बता चुका हूं, याद रखिएगा। सबसे ऊपर में कौन बैठते हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर में और रहते हैं। अगर हम बात करें तो महिला एवं बाल विकास अधिकारी होंगे सबसे ऊपर में। अगर हायरार्की की बात की जाए तो सबसे ऊपर में कौन होंगे, महिला एवं बाल विकास अधिकारी। उसके नीचे कौन होते हैं, ICD, मतलब जो बाल विकास परियोजना अधिकारी। अगर हायरार्की कुछ इस प्रकार की चलती है, याद रखिएगा, सबसे ऊपर में कौन होते हैं, महिला एवं बाल विकास अधिकारी,
फिर बाल विकास परियोजना अधिकारी उसके अंडर में काम करते हैं, फिर इसके अंडर में महिला सुपरवाइजर, और इसके अंडर में कौन काम करते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। और एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अंडर में एक आंगनबाड़ी केंद्र आता है। महिला पर्यवेक्षक या फीमेल सुपरवाइजर के अंडर में 25 आंगनबाड़ी केंद्र आता है, और एक बाल विकास परियोजना अधिकारी के अंडर में 100 आंगनबाड़ी केंद्र आता है। समझ रहे हैं। और यही एक बाल विकास परियोजना अधिकारी जो है ICDS जो एक विकास खंड में चलाया जाता है उसका क्या होता है, प्रमुख अधिकारी के तौर पर काम करता है। कौन, बाल विकास परियोजना अधिकारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। बच्चे की लंबाई किस उम्र में जन्म की लंबाई से दुगनी हो जाती है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, पहला है वजन है और दूसरा है बात करें लंबाई, दूसरा है लंबाई। बच्चे का जो वजन अगर मैं बात करूँ तो जन्म के समय बच्चे का वजन रहता है 2.5 से लेकर 3.5 kg तक का। कितना, 2.5 से लेकर 3.5 kg तक का रहता है, याद रखिएगा। और अगर यहाँ पर 5 माह का अगर बच्चा हो जाता है, 5 माह का, तो उसका जो वेट है वो हो जाता है 2 गुना हो जाएगा। याद रखें 2 गुना हो जाएगा। जैसे 3 किलो का बच्चा हुआ है तो 5 माह में 6 किलो का हो जाएगा। और 12 मतलब ऐसे बोल सकते हैं जन्मदिन से पहले या 12 माह तक बोल सकते हैं आप। पहले जन्मदिन मनाने से पहले या 12 माह तक उसका वेट हो जाता है, याद रखिएगा, तिगुना हो जाएगा। मतलब आप 9 किलो समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जन्म के समय में कितना 3 किलो था मान लो, तो 5 माह में 2 गुना और 12 माह में कितना हो जाएगा, तिगुना। अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो जन्म के समय एक बच्चे की लंबाई कितनी होती है, औसतन 50.2 सेंटीमीटर, याद रखिएगा सेंटीमीटर में। और एक जो बालिका होती है उनका जो लंबाई है, उसकी जो लंबाई है वो लगभग 0.5 सेंटीमीटर कम होता है लड़के से। तो जन्म के समय कितना होगा, 50.2 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि उसका उम्र, उसका जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 4 वर्षों में उसकी जो लंबाई है वो जन्म की लंबाई से कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाती है। कितनी, 4 वर्षों में। और 13 वर्ष में याद रखिएगा 13 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3 गुनी या तिगुनी हो जाती है। ये डाटा आपको याद रखना है। तो क्या बोला हूँ मैं, क्वेश्चन में क्या दिया है, जन्म के समय मतलब जो बच्चे की लंबाई किस उम्र में जन्म की लंबाई से दुगनी हो जाती है। तो ये देखिएगा 4 वर्ष में बच्चे की लंबाई हो जाती है दोगुनी। तो आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पोषण अभियान का लक्ष्य क्या था। ठीक, तो देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, इसको एकदम डिटेल से मैं आपको कवर करा चुका हूँ इसका, कि आप वीडियो देख लीजिएगा। 2018 में शुरू किया गया था राष्ट्रीय पोषण अभियान मिशन, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, जो स्टटिंग है, नाटेपन है, जो आपका बोलते हैं वेस्टिंग है, जो दुबलापन है, एनीमिया है, अल्प पोषण है, इसको क्या करना, इसमें परसेंटेज में कमी लाना। तो याद रखिएगा स्टटिंग मतलब जिसका बौनापन, नाटापन बोलते हैं। उसके अलावा आपका जो वेस्टिंग है जिसको हम दुर्बलता बोलते हैं, तथा जो अल्प पोषण है, इसमें याद रखिएगा कितने परसेंट की कमी लानी थी इसमें, तो इसमें आपको लाना था 2% की कमी लानी थी। कितना, प्रत्येक वर्ष, याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 2% की कमी लाने का क्या रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था। ठीक, लेकिन अगर मैं बात करूं कि यहाँ एनीमिया, अगर मैं बात करूं एनीमिया में, तो याद रखिएगा एनीमिया जो है वो, उसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको ऐसे। अगर मैं बात करूं एनीमिया की, तो देखिए एनीमिया जो है वो 2 प्रकार से 2 लोगों को में मापा जाता है। पहला है जो 0 से 59 माह तक के बच्चे होते हैं उसमें, और जो 15 से 49 वर्ष की महिलाएं होती है उनमें। तो 0 से कितना 49, याद रखिएगा ना, यहाँ पर 59 माह है, याद रखिएगा। तो इसमें लक्ष्य रखा गया था एनीमिया में कि 0 से 59 माह और 15 से 49 जो वर्ष की जो बालिकाएं हैं उसमें 3% की कमी लानी है प्रत्येक वर्ष, याद रखिएगा। मतलब शॉर्ट में अगर आप समझेंगे तो कहने का मतलब ये है कि एनीमिया में 3% की कमी लाना, और बाकी सभी में, स्टटिंग में, वेस्टिंग में, और अगर आप देखेंगे तो जो अल्प पोषण में 2% की कमी लाना है। तो देखिए बच्चों में कुपोषण में 2, यहाँ अगर पहला विकल्प देखेंगे तो बच्चों में कुपोषण में 3% की कमी, मतलब गलत है, साफ कुपोषण दे दिया, मतलब 3% की कमी नहीं है, 2% है। बच्चों में कुपोषण में प्रतिवर्ष 2% की कमी सही है, तथा बालिकाओं और महिलाओं में एनीमिया को प्रतिवर्ष 3% की कम करना है, बिल्कुल सही है विकल्प। बाकी तो छोड़ ही दो, इसमें भी कुपोषण में 3% तक की कमी, ये भी गलत है। और चौथा तो ये विकल्प कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा ये, पिछले बार आपका यही क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए ग्लोबल, याद रखिएगा सीक्वेंस थोड़ा बिगड़ गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की गणना के लिए उपयोग किया जाने वाला संकेतक निम्न में से कौन सा है। मैं आपको उस समय भी बता चुका हूं कि जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जब रिपोर्ट आती है तो वो सभी देशों में
कितने, 3 आधार को देखती है। 3 आधार पर क्या निकाला जाता है, याद रखिएगा, कितने आधार पर, 3 आधार पर रिपोर्ट निकाला जाता है किसके, या मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला जाता है। और ये 121 देशों में इसको, ये याद रखिएगा, इंडेक्स मतलब 121 देशों को इसमें शामिल किया जाता है, जिसमें 2023 में भारत में, याद रखिए, भारत का स्थान कितना है, 107वें नंबर पर है, याद रखिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो किसको किसको देखा जाता है, तो इसमें देखा जाता है, सबसे पहले देखा जाता है वेस्टिंग, वेस्टिंग मतलब दुर्बलता। उसके अलावा देखा जाता है, याद रखिएगा, ये स्टटिंग, स्टटिंग मतलब हो नाटापन, स्टटिंग, और सॉरी, उसके अलावा क्या देखा जाता है आपके यहाँ पर, स्टटिंग देखा जाएगा। देखिए आज पहली क्लास है, इसमें तो राइटिंग थोड़ी सी खराब बन रही है, थोड़ी मतलब क्या, बहुत ही खराब बन रही है, तो इसको आप समझिएगा। इसमें लिखते एक्चुअल में उसमें समझते नहीं बन रहा है कि कैसे होगा यहाँ पर, तो इसीलिए धीरे धीरे वो सुधर जाएगा। तो पहला है वेस्टिंग है, दूसरा है स्टार्टिंग, और तीसरा है बाल मृत्यु दर देखा जाता है। इंपॉर्टेंट है, बाल मृत्यु दर देखा जाता है जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। शिशु मृत्यु दर नहीं देखा जाता, ना ही नवजात मृत्यु दर देखा जाता है। तो बाल मृत्यु दर मतलब अगर उस बच्चे की मृत्यु अगर जन्म के 5 वर्ष के भीतर हो जाती है, उसको देखा जाता है। तो केवल 3 देखा जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, क्या किसके किसके कौन कौन सा आधार क्या है, संकेतक क्या है, अल्प पोषण है क्या, नहीं है, याद रखिएगा। चाइल्ड स्टार्टिंग है, हाँ है, और बाल मृत्यु दर है, हाँ है, और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन नहीं है वेस्टिंग। तो याद रखिएगा दूसरा और तीसरा ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर कितनी है। तो छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर कितनी है, तो मातृ मृत्यु दर बता चुका हूँ। अगर प्रसव या अगर वो गर्भपात से अगर उसकी 42 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाए, उसको क्या बोला जाता है, मातृ मृत्यु दर बोलेंगे। तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के अनुसार अगर हम देखेंगे, जो कि क्या करता है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या करता है, केवल और केवल जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को ही क्या करता है, पंजीकृत करने का काम करता है, केवल और केवल जन्म और मृत्यु के ही, याद रखिएगा। तो इसके अनुसार इस बार जो है भारत में, याद रखिएगा, भारत में अगर मैं बात करूं, भारत में और छत्तीसगढ़ में अलग अलग है, भारत में और छत्तीसगढ़ में अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा। ठीक, तो भारत में बात किया जाए कि कितना है मातृ मृत्यु दर कितना है और शिशु मृत्यु दर कितना है, याद रखिएगा। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कितना है, तो अगर हम देखेंगे कितना है, तो देखिए भारत में इस बार है 97, याद रखिएगा, 97 प्रति लाख, कितना। और याद रखिएगा मातृ मृत्यु दर को हमेशा लाख में, प्रति लाख में मेजर किया जाता है, याद रखिए। तो कितना है 97 प्रति लाख। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर कितनी है, तो 137 प्रति लाख, याद रखिएगा, 137 प्रति लाख। इससे पहले कितना था, याद रखिए, लिख लीजिएगा, इससे पहले था 159 था छत्तीसगढ़ में, और इससे पहले भारत में था 113 था, जो कि सुधार कर 97 हो गया और छत्तीसगढ़ में 137 हो गया है प्रति लाख। अगर हम शिशु मृत्यु दर की बात करें तो भारत में शिशु मृत्यु दर है 28 प्रति हजार, याद रखिएगा। शिशु मृत्यु दर को हजार में मापा जाता है। शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर, सबको किस में मापा जाता है, हजार में मापा जाता है। तो भारत में कितना था 28, और छत्तीसगढ़ में कितना है, याद रखिएगा, शिशु मृत्यु दर, तो वो है 38 प्रति हजार। कितना है, 38 प्रति हजार, मतलब हर 1000 बच्चों में 38 बच्चों की मृत्यु हो जाती है छत्तीसगढ़ में, और हर 1000 में 28 बच्चों की मृत्यु हो जाती है आपके भारत में। ठीक है, तो कितना छत्तीसगढ़ में पूछा है, मातृ मृत्यु दर कितना है छत्तीसगढ़ में, तो 137 प्रति लाख है, याद रखिएगा। पुराने में था, इससे पहले था 159। तो चलिए अगला देखते हैं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र खोला जा सकता है। तो आपको मैं बता चुका हूँ, याद रखिएगा, 2 कॉन्सेप्ट है। पहला है शहरी वाला क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र, तथा उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र है, और उसके अलावा एक क्षेत्र आता है आपका दुर्लभ क्षेत्र, या आप इसको पहाड़ी क्षेत्र बोल सकते हैं, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र। इसमें तो इनमें 2 प्रकार से खोला जाएगा। 2 चीज़ें आप देखते होंगे। पहला आप देखते होंगे आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी देखते होंगे, और दूसरा आप देखते होंगे मिनी आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी देखते हैं अलग अलग। तो अगर आप आंगनबाड़ी केंद्र देखेंगे तो याद रखिएगा, आंगनबाड़ी केंद्र आपके छत्तीसगढ़ या पूरे के पूरे भारत में आंगनबाड़ी केंद्र शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में खोलने के लिए कौन कौन से, याद रखिएगा, मापदंड है, कितना कितना जनसंख्या होना चाहिए। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी के लिए याद रखिएगा 400 से 800 की जनसंख्या होनी चाहिए।
समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। और किसी दुर्लभ या क्षेत्र में या किसी पहाड़ी या जनजाति क्षेत्र में होना चाहिए 350 से 800। अर्थात अगर 350 से 800 है और अगर 400 से 800 है तो वहाँ पर एक आंगनबाड़ी केंद्र खोला जा सकता है। लेकिन अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या उससे भी कम है तो याद रखिएगा 150 से लेके अगर 400 तक की जनसंख्या है वहाँ पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाएगा। और यहाँ पर दुर्लभ क्षेत्र, पहाड़ी और जनजाति क्षेत्र में 150 से लेकर 350 की अगर जनसंख्या है वहाँ पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था, एक आंगनबाड़ी केंद्र किसी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में खोलने के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 400 से 800। तो आपका आंसर आ जाएगा 400 से 800। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सॉरी, यहाँ तक का वीडियो आपका ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो अगर देखिए और इससे रिलेटेड हम जितने भी वीडियो है उसको कवर करते आएंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर एमसीक्यू देखिए बहुत मेहनत लग रहा है इसके लिए, इसको पूरा बनाना रेडी करना, तो वीडियो को जितना हो सकता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक जितना हो सकता है इसको शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।